गुड इवनिंग बच्चों। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है बेटा? जय श्री कृष्णा। ओके, देखिए आज के टास्क में अपन मॉडर्न फिजिक्स का थर्ड पार्ट, मॉडर्न 3 कहा जाता है। जैसे मॉडर्न का फर्स्ट पार्ट था जिसमें था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मॉडर्न फिजिक्स, सॉरी मैटर वेव, ये पहला पार्ट कहलाता है। दूसरा पार्ट था हम लोगों का न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी। तो आपने देखा क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव हैं बट अच्छे हैं, लेकिन एग्जाम में आने पर वो कैलकुलेशन काफी आसान हो गए थे। तो सबको ये आत्मज्ञान हुआ ना कि एग्जाम में जो आ रहे हैं वो थोड़ा लेस कैलकुलेटिव हैं। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, ठीक कर लेंगे हम। तीसरा अब इसी में है एटॉमिक मॉडल। तो देखिए इसमें आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी केमिस्ट्री में, है ना। एटॉमिक मॉडल इस वाले मॉडर्न 3 के में है, एक एटॉमिक फिजिक्स और दूसरा है आपका एक्सरेज। तो एक्सरेज तो पढ़ना है बट उसमें से एटॉमिक वाला आप मोस्टली पढ़ चुके हैं, उसी को रिकॉल करना है यहां पर, ठीक है। तो देखिए ये जो एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट है इसमें सबसे पहले हैं एटॉमिक मॉडल्स। तो इन मॉडल्स में आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये मॉडल आए हैं। सबसे पहले क्या आया था? तो सबसे पहले एक थ्योरी दी गई थी जिस थ्योरी को हम बोलते हैं, सबसे पहला आया था डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी फॉर एटम। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। किसी को पता है क्या परेशानी थी इस डाल्टन थ्योरी में, या ये था क्या? ये था क्या, कोई बताएगा आप में से? अनुष्का विश्वकर्मा, बताओगे बेटा क्या था ये और इसमें क्या प्रॉब्लम आई? चलिए पार्थ आप बताइए। सर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था कि सारे मटेरियल जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने हैं जिनको एटम नाम दिया गया। और सर फिजिकली एंड केमिकली सर ये आइडेंटिकल थे सारे एटम। और ये सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे एटम्स। लेकिन सर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा था सर, उसमें ये बताया गया कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता हुआ घूमता है। इस कारण अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा था तो वो न्यूक्लियस में ही वापस आ जाता सर। और इस कारण सर एटॉमिक मॉडल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ, वेरी गुड, मोर और लेस ठीक है। तो ये डाल्टन थ्योरी जो दी गई थी एटम के लिए, तो इन्होंने ये बताया था एवरी मटेरियल, कोई भी मटेरियल एक माइन्यूट पार्टिकल से बने हुए हैं जिनको हम एटम बोलते हैं। एटम को इन्होंने कहा कि एटम इंडिविजुअल है, इन्हें हम काट नहीं सकते हैं। एटम इज इंडिविजुअल, इसे हम काट नहीं सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमने एटम को कट करके देखा है ना। और फिर दिया ऑल द एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल फिजिकली एज वेल एज केमिकली, वेयर एज डिफरेंट एलिमेंट के ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। द एटम ऑफ डिफरेंट एटम्स आर कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बाकी हम लोग कंपेयर वगैरह करके इससे देखे थे। फिर आया दूसरा मॉडल, इसके बाद डाल्टन थ्योरी के बाद मॉडल आया थॉमसन साहब का। थॉमसन्स मॉडल, ये मॉडल क्या था भाई यशराज?
ये मॉडल तो क्या सारी था? हाँ सर इसने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक एटम में, और उसमें एक जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना वो जैसे थोड़ी थोड़ी जगह पर अन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जैसे कि वाटरमेलन का एग्जांपल से उसने बताया था, उसमें जैसा होता है ना। सब वॉइस नहीं आ रही ऐसा नहीं आ रही अभी। इसमें एक परेशानी क्या हुई कि इन्होंने, सर, हाँ, इसमें इन्होंने स्पेक्ट्रम वाटरमेलन मॉडल दिया था। इन्होंने वाटरमेलन मॉडल दिया था। स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं हो पाया था सर। हाँ, इसमें हाँ, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हुई थी। इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करते। उन्होंने कहा था एक बड़ा सा फिजिकली, एटम में फिजिकल पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज मैटर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, मतलब मूवमेंट नहीं था। द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम, एक स्फीयर मान के गए, इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्फीयर। ठीक है, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, स्फीयर ऑफ रेडियस लगभग रेडियस इतनी थी, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन बिटवीन। यही प्रॉब्लम थी यार इनकी, ये इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट मानते ही नहीं थे। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर, ऐसा बोला इन्होंने। तो इनमें थोड़ी कमी थी कि ये एक तो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस, और दूसरा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। ये क्या था? इसके बाद आए थे रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और मॉडल दिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और मॉडल दिया। इनके एक्सपेरिमेंट से जो मॉडल निकल के आया उसमें भी थोड़ी दिक्कत। जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये तो बताया कि पूरे एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटी जगह में है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये इनके एक्सपेरिमेंट, और आपने देखा होगा इनके एक्सपेरिमेंट मॉडल को बहुत सारी चीजों में बेस मॉडल माना जाता है। न्यूक्लियर वाले में भी इनके मॉडल को बेस मॉडल मानते हैं। हाँ, और इन्होंने क्या किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। ये इनका जो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था। जैसे इन्होंने क्या किया भाई, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो भाई कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल रख लिया जाए, ये रेडियो एक्टिविटी में थे, है ना, ये रेडियो एक्टिविटी में भी थे। तो इन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रख लिया, लेड चेंबर में रखा, साथ में यहां पर एक स्क्रीन लगा दी, यानी कह लो स्लिट बना दी, ताकि ये इलेक्ट्रॉन एक बीम के फॉर्म में, सॉरी, अल्फा पार्टिकल एक बीम के फॉर्म में निकले। और इसके सामने इन्होंने एक जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई जिस पर आकर के ये पॉजिटिव चार्ज टकराए तो हमें पता चले। तो इन्होंने देखा जो पॉजिटिव चार्ज आए उनमें से मैक्सिमम अनडेविएटेड बाहर निकल गए, मतलब जैसे कि एटम खोखला हो, हॉलो हो। उनमें से कुछ ऐसे थे जो काफी हाई एंगल पर वापस हुए, जिसको यहां पर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा करके और एक माइक्रोस्कोप जो डिटेक्टर था वहां पे उसको ऑब्जर्व किया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो गए और वापस लौट आए, जिसका मतलब वो किसी हैवीली डेंस से टकराए हों, जो हैवीली डेंस से। और इन्होंने जब देखा ना तो 8000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक बाउंस बैक हुआ था, बाउंस बैक मैक्सिमम पार हो गए, और जितने पर्टिकुलर थीटा एंगल पे टकराए, थीटा एंगल पे टकराए, उनके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला भी निकाला था। तो ये इनका गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है। तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इनका है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये डायग्राम बनाओगे तुम लोग, ये डायग्राम बनाओगे? चलिए, तो इसको
या तो बना लीजिए या थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, या तो बना लीजिए या थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। जगह छोड़ दे रहे हो, अच्छा ठीक है। मैं कोशिश करता हूं आपकी नोट्स में ये आ जाए। जगह छोड़ दी हो, ठीक है। अच्छा, कई लोगों ने ड्रॉ भी कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। मैं भी ड्रॉ कर लेता हूं। मैं भी ड्रॉ कर लूंगा भाई। देखिए भाई, मैंने भी ड्रॉ कर दिया। और ये था इनका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट जान रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें दी। इन्होंने ये बता दिया ना कि एक पर्टिकुलर एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल डेविएट होंगे। एक पर्टिकुलर एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल डेविएट होंगे, इन्होंने ये कैलकुलेट किया। हाँ, तो वो था क्या कि उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड एट एंगल थीटा। तो इसको इन्होंने कहा एन थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला था इनका, एन नॉट जितने इन्होंने इंसिडेंट कराए, एन टी टू जेड ई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर एम वी नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाला ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटू 1/sin पे पावर 4 θ/2। हाँ, लेकिन अब ये याद नहीं करना है। इसमें से केवल हमें याद करना है कि n थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ/2। केवल इतना तो याद कर सकते हो ना, केवल इतना बेटा, ये पूरा फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो डेविएट हुए थे हायर एंगल्स पे, उनका एंगल के साथ क्या रिलेशन था, ये बस याद रखना है। अगर 1/sin θ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप n थीटा इज प्रोपोर्शनल टू कोसेक पे पावर 4 θ/2 भी लिख सकते हो। तो ये याद करना आसान है।
तो इनके पूरे फॉर्मूले में लोग, ये मैथमेटिशियन लोग ही रहे होंगे बड़े लोग, नहीं मॉडल है नहीं, और भयंकर भयंकर कैलकुलेशन। यहां तो हम लोग पास न्यूमेरिकल में सब डेटा दे दिया जाता है, फॉर्मूला दे दिया जाता है, तब भी हम लोग कैलकुलेशन गलत कर लेते हैं। और ये लोग देखो भयंकर भयंकर फॉर्मूले। खैर हमें एन नॉट और एन क्या है? एन नॉट, दीदी आज आई है क्या? अरे दीदी आई है, स्वागत नहीं करोगे तुम लोग इनका? आज किसी की जरूरत नहीं पड़ी। आपको दीदी पता है कि कोई ना कोई एक दिन निसरीन बनता था, एक दिन गौरी दीदी बनी थी, एक दिन स्नेहा दीदी बनी थी, एक दिन तो यशराज। ये तो भूल ही गया कि मैं मतलब मैं बन नहीं सकता। ये भी एकदम वही है, मतलब पहले मंत्र आता था और फिर आता था आवाज। लेकिन आज तेरी आवाज पहली बार में इतना साफ कैसे आ गई? मंत्र भूल गई क्या तू? सर एक्साइटमेंट। अच्छा एक्साइटमेंट। नहीं ये लोग तुम्हारी कमी खलने नहीं कह रहे सर, हम लोग कोई भी अपने बैच से छुट्टी लेगा, हम आपको कमी खलने नहीं देंगे। आप बोलो तो हम लोग सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम भी दे दें। चलो ठीक है। तो बेटा ये है एन जो नंबर है ना, वो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, टोटल जो यहां से निकले थे और जो यहां पहुंच करके इस पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट हुए हैं, दिस इज एन थीटा। और यहां से जो निकले हैं दैट इज एन नॉट। समझ में आई बेटा? एन थीटा और एन नॉट। यस सर। और वो छोटा एन? छोटा है तो नंबर डेंसिटी। ओके सर। नंबर डेंसिटी मतलब इसमें लिखा होगा, देखिए जो ये बड़े लोग बड़ी बातें लिखे थे ना, ये देख ये दिया एन नॉट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट स्ट्राइक पर यूनिट एरिया। उस पे जो स्ट्राइक हो यानी जितना जाके टकराया। स्मॉल एन नंबर ऑफ टारगेट एटम पर, यानी ये उसके लिए नंबर डेंसिटी थी जो एटम पे टारगेट किया जा रहा था। गोल्ड फॉयल के पर में मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। टी थिकनेस है, जेडी चार्ज ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, 2e चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, आर डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द टारगेट एंड वी नॉट इनिशियल। हम इस वैल्यू को इसलिए याद नहीं करते हैं, कारण क्या है, हमें तो केवल यही याद करना है एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन पे पावर 4 थीटा बाई 2, बस। ठीक है ऐसा। लेकिन इनकी थ्योरी जो ये मॉडल है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है, बहुत जगह यूज होने के बाद भी इनके मॉडल में एक कमी रह गई। रदरफोर्ड का मॉडल जब इन्होंने दिया ना, कि इन्होंने ऐसा कहा कि मॉडल ये है कि रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक मॉडल, तो इन्होंने कहा कि एक बहुत छोटे एरिया में न्यूक्लियस है, लगभग 10⁻⁸, और उसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ठीक है चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाया, तो इलेक्ट्रॉन ने जब चक्कर लगाया ना, तो इन्होंने ये नहीं बताया क्लोज्ड ऑर्बिट होगा, बाद में यहां आकर के मिल गया ये इलेक्ट्रॉन था। तो ये बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस नहीं दे पाया, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस नहीं दे पाया। इनके बाद आए बोर साहब, इसके बाद आए बोर साहब, इन्होंने इन्हीं के सारे मॉडल की स्टडी की और एक मॉडल दे दिया जिसे कहा गया बोर्स मॉडल। ये सबसे ज्यादा सही मॉडल था, जो अभी तक जितने मॉडल थे उसमें सबसे ज्यादा सही मॉडल ये था, बोर मॉडल। इन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्लोज्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्लोज्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ठीक है, कोई भी ये क्लोज्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं भाई, ऐसे वी इस वेलोसिटी से।
तो ये एक इन्होंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, एनी इलेक्ट्रॉन around the nucleus, around the nucleus revolve in closed circular orbit. तो भाई जैसे ही वर्ड आया सर्कुलर, तो भाई लोग पूछेंगे कि भैया सर्कुलर मोशन में चलने के लिए एक फोर्स रिक्वायर होता है ना, एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन देगा, वो कौन देगा? तो इन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियस और इसके बीच अगर ये रेडियस r मान ली जाए, तो जो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन्हें देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी mv स्क्वायर बाई r, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q बाई r स्क्वायर। यानी इनके में एक पहली मैथमेटिकल फॉर्मूला यही है। तो इनके लॉ का पहला ये था। फिर जो ये वर्ड यूज था ये क्लोज्ड, अच्छा जो सर्कुलर वर्ड था, सर्कुलर वर्ड, इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है गौरी? फोर्स कौन सा? सेंट्रीपिटल। नहीं, सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं होता बेटा, सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं होता, कोई अलग सा लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल की तरह काम करने लगता है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका जो फोर्स था कौन सा फोर्स है? सर हम क्वेश्चन नहीं समझे। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, इसमें जो ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसे किसने प्रोवाइड किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या सेंट्रल फोर्स है? हाँ ना में जवाब चाहिए। यस सर। इसका फायदा क्या होगा कि कोई भी फोर्स अगर सेंट्रल फोर्स होता है तो उसका फायदा सर डिस्टेंस। क्या है? जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट सेंट्रल फोर्सेस, तो इसका नुकसान कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लग पाता है, शॉर्ट रेंज पे। कुछ भी। सर लेकिन डिस्टेंस रिलेटेड है वो। अब मैं कह रहा हूं सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या समझते हो? सर जो सेंट्रल पॉइंट को दोनों के ज्वाइन करें, और दोनों को ज्वाइन, और अगर दोनों को ज्वाइन कर रहा है, दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो इसका मतलब उस पर लगने वाला टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो यानी यहां पे आर और एफ के बीच में या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। दोनों ही स्थितियों में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम। मुक्का जाता अगर मोबाइल में, टॉर्क 0 जब थीटा की वैल्यू यस सर 90 पे मैक्सिमम। तो टाउ इक्वल टू होता है आर एफ साइन थीटा। और अगर कोई फोर्स, ये है प्लस न्यूक्लियस और ये है भैया इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा अट्रैक्शन, और ये होगी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन, और ये है फोर्स। दोनों के बीच का एंगल 180। साइन 180 की वैल्यू गौरी, 0। साइन 180 की वैल्यू 0, तो टॉर्क 0 लगेगा। यानी और टॉर्क जब 0 लगता है तो कुछ चीज कंजर्व होती है। चलो फोर्स 0 होता है तो कुछ कंजर्व होता है गौरी। यशराज,
बेटा फोर्स 0 होता है तो कुछ चीज कंजर्व्ड होती है। सर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, और अगर टार्क 0 हो जाए तो सर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। टॉर्क 0 दैट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। इन्होंने कहा कि वो क्लोज, किसी भी क्लोज्ड ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता, किसी भी जिस ऐसे में चक्कर लगाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एम वी आर NH अपॉन 2 पाई हो, यानी H अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, जहां N क्या है, N इज नंबर ऑफ शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ये बोर ने बताया वो बता, नंबर ऑफ सेल। L इक्वल टू एम वी आर, और ये है NH अपॉन 2 पाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये इनका इस पूरे चैप्टर का जो बेसिक कैलकुलेशन है वो इन्हीं दो मैथमेटिकल फॉर्मूलों पर डिपेंडेंट है, एक ये और दूसरा ये। इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। अभी गौरी दीदी समझ में आया? हाँ सर। किसी को कोई डाउट हो बेटा? ये बोर मॉडल शुरू है। नोट हो जाए तो बता देना। अब विवेक पूछ रहे हैं। सर हाँ सर, ये जो पॉजिटिव चार्ज अंदर रहता है उसका चार्ज Zd होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका E होता है, ऐसा होता है? नहीं, तो तो सर Zd केमिस्ट्री, स्क्वायर अरे वहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री मुझसे क्यों पूछ रही है? सर, क्योंकि अच्छा मुझे तू बता दे, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और अंदर न्यूक्लियस के क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो अंदर का अगर चार्ज निकालना हो तो क्या करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू ई कर दूं तो अंदर न्यूक्लियस का चार्ज निकल आएगा, यस सर। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज ई, तो मैंने लिखा Q1 Q2, तो Q1 हो गया Ze इंटू ई अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी समझ में आया? मतलब जो प्रोटॉन होते हैं उसका चार्ज Zd होता है, नहीं, प्रोटॉन का चार्ज ई होता है। तो Zd क्या होता है? तो अच्छा यही है ना, न्यूक्लियर वाला तूने पढ़ा नहीं, मॉडर्न 2? नहीं पढ़ा। हाँ, तो शादी में गई थी, डांस वांस किया था? यस सर, सब तो डांस का वीडियो भेजना तो। सर भेज दूंगी टेलीग्राम पे। हाँ हाँ, ग्रुप पे नहीं भेजना, ग्रुप पे पता चला तेरे जैसे 2-3 डांस करने वाले, फिर वो जो कभी मतलब कभी स्नेहा दीदी बनेंगी, कभी यशराज भी उसी तरह बोले चूड़ियां डांस करने लगेगा, ऐसा नहीं करना। चलो ठीक है, आजा। तो देख बेटा, न्यूक्लियस के अंदर अगर मुझे इसका चार्ज, भाई दो पार्टिकल हैं, जैसे ये जो निकाले हैं ना, एक तो हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है Z, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, चार्ज है E, और अगर मुझे इसका चार्ज निकालना हो Q, तो Q इक्वल टू होता है N इंटू E, तो N कितना है, Z और E, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज। फिर इधर है इलेक्ट्रॉन भैया, ये है एक इलेक्ट्रॉन, तो अब इनका चार्ज Q और इसका चार्ज Q2, इसको Q1 मान लो, Q2, तो अब फोर्स लिखूंगा तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 कितना है मिसरीन, Zd और एक Ze, और Q2 कितना है, E अपॉन आर स्क्वायर। अब समझ में आया Ze स्क्वायर क्यों लिखा? यस सर, आ गया। और अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन,
1 तो उस समय जेड की वैल्यू 1। तो अभी आगे हम लोग हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे तो वहां पर Z1 रहेगा, ठीक। यस सर। तो वहां मैं ऐसे ही लिख दूंगा सीधा E², तो समझ जाना कि सर लग रहा है हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। यस सर। चलिए ये वाली पेज नोट कीजिए भैया। अच्छा, एक विवेक का क्वेश्चन था, एक विवेक का क्वेश्चन था कि सर ये आत्मज्ञान ज्ञान कहां से हो गया कि H/2π आएगा, ये आत्मज्ञान कहां से हुआ? क्यों विवेक, यही क्वेश्चन है ना? और तू, मुझे ख्याल से तू रेगुलर स्टूडेंट है मेरा, शायद ही तूने कोई क्लास अब्सेंट की हो। मैंने आते ही जब अपनी छुट्टियों से आया तो मैंने पढ़ाया मैटर वेव, मतलब वेव ऑप्टिक्स खत्म करने के बाद, याद आ रहा है मैटर वेव? मैटर वेव का लास्ट टॉपिक याद कर, जब मैंने डी ब्रॉगली साहब के साथ बोर्स मॉडल प्रूफ किया था, तो वहां क्या था कि कोई भी मैटर जो मूव कर रहा हो तो उसके साथ एक अगर मोमेंटम है तो उससे एक वेव एसोसिएट करेगी। उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा? लैम्डा इक्वल टू H/P, और P होगा mv। याद आ गया? हाँ ना में बोल जल्दी। आ गया, अब पता चला H कहां से आया। देख, तो ये हम लोगों ने, यही मैंने वहां जाके हम लोग मैटर वेव, इसीलिए मैंने मैटर वेव का लास्ट टॉपिक दोबारा रिकॉल कराया था। बोर मॉडल, हाँ यस, डीजी एक्सपेरिमेंट के बाद, डीजी एक्सपेरिमेंट, डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बाद ये हेडिंग थी, तो हम लोग वहां से H आया है, वहां से 2π आया है, ऐसा था। अच्छा, इनको तो आत्मज्ञान हुआ होगा, ये लोग बड़े लोग थे, समझा विवेक, ये लोग बड़े लोग, इन लोगों को तो आत्मज्ञान हो जाता है H/2π में। क्यों पार्थ, मैंने मैटर वेव की तुम लोगों को नोट्स भेजी है, तुम लोगों को मैटर वेव सर ने पढ़ाया था क्या? सर ने पढ़ाया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों कंबाइन है। हाँ हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंबाइन था, लेकिन सर जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने तो नहीं पढ़ाया ना, वो सर ने पढ़ाया था। सर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ तक सर ने पढ़ा दिया था, और मैटर वेव, और मैंने डीजी एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिखा था, एक बार वीडियो देख। हाँ मैंने बोला, मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, नोट्स दी होगी। यस सर, यस सर, थोड़ा सा देख ले। की देखने का बोला। हाँ, नहीं अगर नहीं आएगा तो मैं हूं, तो ऊपर ही मिलेगा, सेकंड फ्लोर पे मिलेगा, किसी दिन पकड़ के पढ़ा दूंगा। अभी नहीं हूँ सर। अच्छा, अभी नहीं, किसी दिन बुला लूंगा मैं। यस सर। हाँ, मैंने ग्रुप पे लिख भी दिया था मैसेज कि प्लीज वो देख लीजिए आप लोग। चलो, तो ये भैया H, यही मैं कह रहा हूं, ये जो दो मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, इसी पर एटॉमिक फिजिक्स के सारे कैलकुलेशन इसी पे हैं, सारे के सारे। तो शुरुआत की जाए कैलकुलेशन की, बोलो। अब देखो, हमें निकालना है रेडियस ऑफ एटम। हमें निकालना है रेडियस ऑफ एटम। नहीं, पॉज नहीं हो गया। देखिए, रेडियस ऑफ एटम, तो रेडियस ऑफ एटम हम लोग अभी एक बोर्स मॉडल का पहला स्टेटमेंट क्या था? बोर्स मॉडल का पहला स्टेटमेंट था mv² by r इक्वल टू
1/4πε0 ZE²/r², ये अपन जानते हैं। यहीं से कट कुटा करके हम रेडियस निकाल लेंगे, है ना, यहीं से कट करके अपन रेडियस निकाल लेंगे। अभी यशराज अभी भी पॉज है क्या? अभी तो पॉज नहीं है ना? नहीं सर, हो हाँ। गया। तो अब यहां से आर की वैल्यू, तो हम आर की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आई है। हाँ, आर कैंसिल करो, निकालो, आर की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो उसमें हम लोग मोमेंटम वाला NH/2 पाई, यही दोनों रहेगा, MVR इक्वल टू NH/2 पाई, यही रखेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा किसी भी का रेडियस RN इक्वल टू N² H²ε0/π ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला आएगा। हमें केवल ये याद रखना पड़ेगा कि Rn इज प्रोपोर्शनल टू N², Rn इज प्रोपोर्शनल टू N²। ठीक है। हाँ, अब ग्राफ राफ तो बाद में बन ही जाएगा, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं आएगी आपको इसमें, है ना। और इसमें अगर हम सारा डेटा पहले ऑर्बिट कर रख के निकाल लें, क्योंकि देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज और ये सब रखें, तो पहले ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस R1 इक्वल टू R1 फर्स्ट ऑर्बिट, हाँ, तो ये आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। केमिस्ट्री वालों ने याद कराया होगा, अच्छी बात है। ठीक है, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते, ये नोट कर लेना, फिर आते हैं अपन वेलोसिटी पे। डन हो गया है। हम्म, चलो इसी फॉर्मूले से अगर हम वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी इन ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, तो जो हमारी वेलोसिटी आएगी v आएगी E²/2NH∈0, यानी यहां से हम लिख सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी जैसे जैसे n बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। एक मिनट बेटा नोट करना, एक मिनट।
ये बेटा वेलोसिटी, तो अपन ये वाला याद रखो, है ना, लगभग में ये भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर वेलोसिटी पता चल गई, रेडियस पता है, तो क्या अपन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये तो हमें पता है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, इसी से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो जरा ये दोनों डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है। आपको आर भी पता है, वे बहुत बड़ा आ गया। इतना बड़ा फॉर्मूला आया। जो टाइम पीरियड आया है टी, टी है आपका टाइम पीरियड 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब एन क्यूब अपॉन एम ई रेज टू द पावर 4, यानी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/t होती है। अच्छा, यहां इलेक्ट्रॉन की है तो एफ से रिप्रेजेंट कर लो, आर न्यू से भी किया जाता है, तो न्यू या एफ आर न्यू इक्वल टू एम ई पे पावर 4, उसी का रिवर्स लिख देंगे, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। यानी यहां से हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन का क्यूब। और टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी ऐसी है तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का क्यूब। अब बताइए जैन, ग्राफ कैसा? अभी तक हर पे ग्राफ बता रहा था तू। सर ये क्यूब वाला नहीं पता। क्यूब वाला सिलेबस में ही नहीं है, तो अपन नहीं पढ़ते हैं इसमें। ये हमारा वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी। तो ये है न्यूक्लियस और इसके चारों ओर जो ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन लगा रहा है चक्कर। तो इसके पास दो तरह की एनर्जी होगी, एक तो होगी काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो जरा V अभी निकाले थे, जरा पुट करके K निकाल लेना, तो कितना आ रहा है?
ये शायद ऐसा आ रहा होगा, m e पे पावर 4 अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ऐसा ही आ रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी वही k q1 q2 अपॉन r, मतलब फॉर्मूला तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो हम ई स्क्वायर अपॉन आर, आर की वैल्यू रख दी जाए तो ये वैल्यू आएगी माइनस में, चूंकि निगेटिव था तो माइनस, माइनस आएगी m e पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है पोटेंशियल एनर्जी की। अब टोटल एनर्जी T, टोटल एनर्जी K सॉरी E इक्वल टू ऐड किया जाए तो ये आएगी निगेटिव में m e पे पावर 4 अपॉन 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर लेकिन निगेटिव में, ये 8। हाँ, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण बेटा Q1 Q2, तो एक हो गया जेड ई इंटू माइनस ई, और जेड हाइड्रोजन एटम के लिए लेके चल रहे हैं तो अपन जेड की वैल्यू 1। तो यहां से आपको दिख रहा होगा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। और यह भी लिखो ना माइनस में लिखिए। अच्छा, इस फॉर्मूले में अगर रख करके एनर्जी निकालें अगर हम इसी फॉर्मूले से, कि जो E का फॉर्मूला है माइनस m e पे पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, इन सभी वैल्यूज को रख करके अगर निकाला जाए तो सबसे पहले n इक्वल टू 1, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, फिर हम निकालेंगे n इक्वल टू 2 का, फिर निकालेंगे n इक्वल टू 3 का, फिर निकालेंगे n इक्वल टू 4 का, फिर हम लोग सीधा इनफाइनाइट बोल देंगे यार, n इक्वल टू इनफाइनाइट का। ठीक है, तो हम एनर्जीज रखते हैं। तो सबसे पहला एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता नहीं गौरी कौन सा मंत्र लिखी है, तो ये मंत्र लिख के बता रही है। -3.40 -1.51, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल टू इंफिनिटिव का एनर्जी 0। तो ये एनर्जीज ऊपर बढ़ रही हैं या घट रही हैं? अंकित, एनर्जीज बढ़ रही हैं या घट रही हैं? सर घट रही है। बढ़ रही, घट रही है, बढ़ रही है? बढ़ रही है सर, बढ़ रही है। यानी ये सब हायर एनर्जी स्टेट हैं और ये माइनस में वैल्यूज हैं, तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। ठीक है, हाँ नहीं याद नहीं करना बेटा, ऐसे इसको जनरल ऐसे याद कर लो ना, En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी होती है। हाँ, ये वैल्यू केवल ध्यान रखनी है।
ये देखिए बोर ने यह भी बताया था, बोर के अगले मॉडल का पोस्टुलेट ये था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट या गोज इन upper orbits from lower orbit, it absorbs energy in form of quanta. तो अगर इन्होंने कहा ना कि भाई अगर ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ये ऑर्बिट्स हैं, तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से कभी हायर ऑर्बिट में जाएगा तो इसको बाहर से एनर्जी चाहिए, और इसके उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा भाई इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। तो यानी अगर मान लेते कि इसकी एनर्जी E2 है हायर एनर्जी और ये E1 है, तो ये जो एच न्यू आया होगा ये E2 माइनस E1 ही होगा। क्यों? E2 माइनस E1 जो है वही एच न्यू मिला होगा। तो यहां से अपन न्यू निकाल सकते हैं कि न्यू क्या होगा, ये न्यू। तो E2 की वैल्यू, तो E2 आपका है m e पे पावर 4 अपॉन क्या था हमारे पास 8, माइनस में था ना, माइनस में था, तो हम सीधा लिख देते हैं 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। यहां वैसे तो लिखते हैं n2 माइनस n1, तो यहां हम लिख देते हैं n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? चेक कीजिए जरा। h का क्यूब था क्या यार? जरा एक मिनट, एनर्जी वाले में देखना। स्क्वायर ही है सर। स्क्वायर ही एनर्जी चेक कर लेना एक बार, स्क्वायर ही है ना। हाँ सर स्क्वायर ही। ये h भी है, यहाँ h है, h न्यू। अरे मॉड्यूल में क्यूब क्यों लिखा है बताता हूं, ये भी h है, ये वाला h भैया, ये तो h न्यू, मैंने E2 माइनस E1 केवल लिखा है, समझा मोहम्मद? अब ये वाला जब जाएगा तब यहां से फ्रीक्वेंसी आएगी m e पे पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ऐसा कौन सा D? बिसरीन किस D की बात कर रही है? नहीं सर, वो मैं एकदम से वो म्यू को देखी ना तो मुझे डी जैसा लगा तो मैंने पूछ लिया। अब म्यू ही लग रहा है। ये न्यू है, न्यू न्यू फ्रीक्वेंसी। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन। सर म्यू और न्यू में क्या फर्क है? क्या क्या? सर आपने अभी म्यू बोला कि न्यू बोला? न्यू न्यू न्यू, सर तो ये वो न्यू। ये न्यू है। न्यू
और म्यू अलग होता है। ये कौन है ये आदमी? ये कौन है? तो म्यू भी तो कुछ होता है। हाँ, म्यू कुछ होता है। सर पर मैं भूल गई हूँ। अरे ऐसा ना कहें दीदी, ऐसे कैसे चलेगा? इस म्यू को आप भूल जाएंगे तो कैसे? इतना डांस। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अरे हाँ। म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और म्यू एक ग्रीक लेटर भी है। अरे ऐसा क्या कर रही हैं आप? अच्छा, और ऐसा हाँ। क्यों कर रही हैं? आई डोंट नो। सर आ गया याद। सर है मैं ना? रिवीजन कर लूंगी। अरे ये रिवीजन की बात है। मेरा नाम पता है तुझे? यस सर। हाँ, बता मेरा नाम। अमर ज्योति सर। अरे यार तो कैसे म्यू को कैसे भूल गई तू? या सर तू मजाक, क्योंकि मैं ऐसा नहीं लोगों ने सिखाया है कि भाई मजाक कर लेना है? सर मैं मजाक नहीं कर रही, सच में मुझे नहीं आ रहा था। चले, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख दूं क्या? C बाई लेमडा इक्वल टू वही ME पे पावर 4 अपॉन 8 आगे क्या था? 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब, और ये हो गया 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और इस वाले C को यहां भेज देते हैं अपन, क्यों? थोड़ा अच्छा लगेगा। ये वाले C को बेटा हटा रहा हूं मैं, ये वाला C हटाया, और यहां मैंने लिखा 1, और यहां ला लिया C। C क्या है? C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। वो भी सब पूछेंगे C क्या है। तो बेटा ये जो हो गया, इसी को अपन बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट R। इसी को अपन बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट R। यानी ये R इक्वल टू होता है ME पे पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब C। इसी को अपन बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो केवल अपने लिए न्यूमेरिकल में 10⁻⁷ से काम चल जाएगा, क्यों भाई? लगभग में इसकी जगह हम लोग केवल 10⁻⁷ रख देंगे तब भी काम चल जाएगा न्यूमेरिकल में। और यही फॉर्मूला ये अब हमारा कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं 1/λ। 1/λ क्या है ये? तो दिस इज वेव नंबर, और 2π/λ क्या है? 2π/λ क्या है? एंगुलर वेव नंबर या प्रोपागेशन Angular wave. कांस्टेंट। 2π/λ इज एंगुलर वेव नंबर या प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला अब आपका बना ना, 1/λ इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर, यही हमारा हाइड्रोजन एटम में काम आएगा। यही हमारा हाइड्रोजन एटम में काम आएगा। 1/λ इक्वल टू R, और R की वैल्यू 10⁻⁷, और ये वैल्यू हम देखेंगे। ये यहां से केमिस्ट्री में था, यहां से केमिस्ट्री में था, और यहीं से जब हम निकालते हैं तो हमें मिलता है स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये मान लीजिए हायर एनर्जी ऑर्डर्स हैं, ये 5 4 3 2 1 और इसके ऊपर सीधा इनफाइनाइट ले लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सीधा ट्रांजिट कर जाए, अरे पहले तो इसको भेजते तो हैं, पहले तो जाए ये, तो ग्राउंड से गया किसी हायर स्टेट में और फिर हायर स्टेट मतलब यहां पहुंचा है, अब यहां से लौटे किसी भी हायर स्टेट से लौट करके आए n=1 में, तो ये बनता है लाइमन सीरीज। भाई इस समय रेडिएशंस देगा लाइमन सीरीज। अगर यही लौट के आए हायर से n=2 तक, तो ये देता है कौन सी सीरीज? वामर सीरीज। यही अगर लौट के आए हायर से n=3 में, ब्रैकेट। फिर हाँ, इसी पास तरह चल- n=4 में ब्रैकेट। ब्रैकेट। फंड। इसी तरह इसके आगे फुल। इसमें से जो फ्री। इसी में जो है, जो बामर वाली सीरीज है वो विजिबल रीजन में आती है, वो हमें दिखाई देती है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये ध्यान दीजिए। ये है हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर आपको ये वाली सीरीज याद रहे ना तो काम बन जाता है। जरा एक बार इसे देख लीजिए। सर एक बार आपका वाला डायग्राम बता दीजिए प्लीज। कौन सा डायग्राम? देखिए, ये हमारा पहला लाइमन। तो लाइमन किस स्पेक्ट्रम में पड़ता है, हमें ये ध्यान देना है। जैसे देखिए लाइमन है अल्ट्रावायलेट,
फिर बामर है विजिबल रीजन में, और उसके बाद के जितने भी पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, ये सब इंफ्रारेड रीजन में। और साथ में इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम से याद रखिए, यहां एड इक्वल टू 6 तक बनाया है, 6 तक की एनर्जी लिखा है। अगर ये याद कर लें तो आपके कई क्वेश्चन में आपको ये आराम से क्वेश्चन करने देगा। ठीक है भाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसमें पड़ता है? और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं ना, जैसे लाइमन वाला स्पेक्ट्रम देखा, तो इसमें किसी भी हायर ऑर्बिट से 1 में आए तो इसके फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं, ये फर्स्ट मेंबर है। तो फर्स्ट मेंबर का ट्रांजिशन होता है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में। जब रख करके वैल्यू निकालेंगे तो उस समय वेवलेंथ आएगी 1216 एंगस्ट्रॉम। और इसका लिमिटिंग मेंबर, मतलब लिमिटिंग मेंबर इनफाइनाइट से सीधा 1 में आए तो उस समय आती है 912। यानी लाइमन की रेंज कहां से कहां तक है? 912 से लेकर के, लाइमन की 912 से लेकर के 1216 एंगस्ट्रॉम तक है, 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसके सभी के फर्स्ट और लिमिटिंग मेंबर सबके कैलकुलेट कर लिए जाए। जैसे जो हमारा लाइमन है, तो लाइमन कहां से? तो ये आता है 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम तक। इसी तरह अगर आप बामर सीरीज को देखिए तो इसका फर्स्ट मेंबर है 6563 एंगस्ट्रॉम, और इसका लिमिटिंग मेंबर है 3646 एंगस्ट्रॉम। ये हम अगर ये देखें ना तो ये विजिबल रीजन में आती, ये विजिबल या नियर विजिबल, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक दिखाई देता है। इसमें एक थोड़ी सी लिमिटिंग वाली 3646 में, तो इसमें से कुछ तो नियर अल्ट्रावायलेट रीजन में चली जाती हैं और कुछ विजिबल रीजन में, मतलब मैक्सिमम विजिबल रीजन में। तो हम यहां से देखते हैं, सेकेंड मेंबर देखेंगे, फर्स्ट मेंबर देख रहे हैं, लिमिटिंग मेंबर नियर अल्ट्रावायलेट में चली जाती है। तो सभी सीरीज के लिए आप फर्स्ट और लिमिटिंग अपनी नोट्स में लिख लेंगे। बात समझ में आई? फर्स्ट और लिमिटिंग अपनी नोट्स में ये लिख लेंगे सभी में। ठीक है। हाँ पार्थ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। सर मेरा ये डाउट था कि सर जब जो फर्स्ट मेंबर था सर तब वेवलेंथ इतनी लंबी आई, और जब लिमिटिंग मेंबर था तब वेवलेंथ छोटी आ रही है, ऐसा क्यों? इससे आपको क्या मतलब, हमने जो इक्वेशन निकाला तो फ्रीक्वेंसी की निकाली थी ना। एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी पे, E इक्वल टू एच न्यू। तो अगर वेवलेंथ छोटी आ रही है मतलब फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। तो हाँ, सोचो, yes, sir. जब इनफाइनाइट से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, n इक्वल टू 1 की बात करूं तो इसका वेवलेंथ आ रहा है 912 एंगस्ट्रॉम, यानी सबसे कम, यस सर। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो एनर्जी भी सबसे ज्यादा मिलेगी कि एनर्जी नहीं? सबसे ज्यादा। हाँ 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 हाँ, तो ये वेवलेंथ है, ये लैम्डा निकल रहा है। अच्छा, यस ठीक सर। है। तो सबका लिमिटिंग मेंबर और फर्स्ट मेंबर जितनी भी सीरीज हैं, तो ये जो आपकी नोट्स में यहां बनाया गया है ना, इसमें सबको लिख दीजिएगा। लाइमन, बामर, और कौन से किस रीजन में पड़ती है यह भी जानना है अपन को। ठीक है भाई, कौन किस रीजन की है ये। तो देखिए इसमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। और एक यहां देखिए एक चार्ट दिया होगा लास्ट में, देख रहे हैं लास्ट में एक चार्ट। तो इस चार्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत मतलब ठीक है, हमने सब डेराइव भी किया है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आता होता नहीं है उस चार्ट से। अब देखिए इसी पर बेस्ड है बिगिनर्स बॉक्स 1। कोई क्वेश्चन पढ़ेगा? पार्थ तुम ही पढ़ो तो जरा, क्वेश्चन नंबर 1।
Find the longest and shortest wavelength when a hydrogen atom in the ground state is excited by radiations of wavelength 975 angstrom. अब 975 एंगस्ट्रॉम से ये की गई है, तो 975 एंगस्ट्रॉम से की गई है, तो हम सबसे पहले ये निकालने कि भाई किस ट्रांजिशन से किस में आ रहा होगा, कहां से कहां। ग्राउंड स्टेट मतलब ये तो पता है कि इसकी N1 की वैल्यू 1 है, N2 पता कर लीजिए कि N2 कितना होगा। बात समझ में आई। और वैसे भी अगर ये देखो 975 किस रीजन में पार्थ, मतलब कौन से का लग रहा है? नहीं सर, नहीं, लेमन का लाइमन का लग रहा है ये, क्यों? यस सर। और लाइमन में हमारा लग रहा है। ग्राउंड स्टेट तो है ही, पहली लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होती है? 912, और लॉन्गेस्ट वाली 1216। यही है ना? हाँ तो जरा आंसर देखो, Yes, यही sir. है क्या? यस सर। नहीं सर, क्या दिया है? ये नहीं है सर। मिनिमम 973 ही दी है। 970 ठीक है, वो तो लगभग वाली आंसर हुई ना। और मैक्सिमम 1200-1300 के angstrom। रेंज में ही है ना। हाँ यस सर। मतलब एक तो भाई क्योंकि 900, ये 912 नहीं है, तो आप पक्का Yes, है sir. कि n इक्वल टू जो आएगा हमें हायर से लोअर, वो वो इसके ये वाली आसपास वेवलेंथ में रख के रहेगा। निकालना है, तो वो लगभग में हाँ। इसी के रेंज में आएगा, तो थोड़ा हाँ, बदल रेंज जाएगा। बदल जाएगी हाँ, फिर। रेंज हाँ। थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन होगा कौन सा सीरीज ही, कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइमन। लाइमन। यस सर। इसी तरह इसके क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग कल की क्लास, मतलब कल मतलब मंडे की क्लास में इसके क्वेश्चंस लगाएंगे और इस टॉपिक को पूरा करके एक्सरेज पे शिफ्ट होंगे। अच्छा, मंडे छुट्टी है, छुट्टी है। तो ट्यूसडे, तब तक तो तुम लोग हाथ पैर लगाओ, तब तक आप प्रैक्टिस कर डालिए, पूरे मॉडर्न 1 और मॉडर्न 2 के बिगिनर्स बॉक्स एक्सरसाइजेस फिनिश कर लो। मॉडर्न वर्क तो हम लोग लगा ही चुके हैं, एक्सरसाइज 2 मैक्सिमम लगा, एक्सरसाइज 1 बचा है। तो इन छुट्टियों का उपयोग करते हुए 2 दिन में आप अगर मॉडर्न के क्वेश्चन लगा डालिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर हाँ, सर, क्या वो लेक्चर जो आपने भेजा था ऑनलाइन का, वो आप एक बार मेरे को पर्सनल पे सेंड कर देंगे? नहीं वहां है, खोजो। उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छा। बातचीत थोड़ी नहीं हुई, 3-4 दिन पहले का तो है मैसेज, मतलब 3-4-5 मैसेज आया होगा। यस सर, डीसी एक्सपेरिमेंट हुआ। हाँ, डीसी एक्सपेरिमेंट वाले में ही लास्ट में है वो वीडियो, तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी अपने उसमें, और अगर वो ना मिले तो फिर बताना मुझे। यस सर, ओके। वीडियो ना मिले तो बताना, फिर डाउनलोड करा के भेजूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सभी को, शब बखैर।